राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। मीरा और मन्नत दुआ से बातें करने लगे। असद को शौर्य से बात करते हुए कुछ याद आया और उसने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, वो लोग शायद इसके लिए आए थे। असद की बात सुनकर शौर्य ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। असद ने उस रात को याद करते हुए जब वो उस अनजान आदमी से मिला था, उसने शौर्य को सब बता दिया। असद की पूरी बात सुनकर शौर्य भी समझ गया कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो सब सिर्फ इस पेन ड्राइव की वजह से हो रहा था। क्या इसे मैं रख सकता हूँ अंकल? शौर्य ने पूछा। हाँ बेटा, पर हमें यह नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या है जो लोग इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो मैं भी नहीं जानता अंकल, पर इस पेन ड्राइव में कुछ तो ऐसा है जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहते। शौर्य ने पेन ड्राइव को देखते हुए सोच कर कहा, फिर थोड़ा रुक कर झिझकते हुए कहा, आप लोग फिर से उस जगह नहीं रह सकते। एक तो वह जगह जलकर खराब हो गई है और अभी खतरा टला भी नहीं। वो लोग कब कहाँ से वार करेंगे कुछ नहीं पता। शौर्य की बात सुनकर असद कुछ बोलने को हुआ तो शौर्य ने कहा, मैं चाहता हूँ आप यहीं रहें। पर हम कैसे? असद ने झिझकते हुए कहा। हाँ बेटा, हम यहाँ कैसे? मन्नत ने भी अटकते हुए कहा। क्यों नहीं रह सकते आप लोग यहाँ? शौर्य ठीक कह रहा है भाई साहब, अभी आप लोग पहले ही की तरह नहीं रह सकते। उनका कुछ भरोसा नहीं। फिर दुआ के बारे में भी तो सोचिए, मीरा ने कहा। दुआ का नाम आते ही उसके शरीर पर लगी चोटों ने असद और मन्नत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। असद और मन्नत को शौर्य और मीरा की बात माननी ही पड़ी। तभी दुआ ने कहा, पर हम कॉलेज कैसे जाएंगे? यहाँ से हमारा कॉलेज तो बहुत दूर है। दुआ की इस बात ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम मेरे साथ रहोगी? शौर्य ने जैसे ही ये कहा, सबने उसे एक साथ हैरानी से सवालिया नज़रों से देखने लगे। क्या ये पागल हो गया है? इस तरह कैसे ये सबके सामने सब बोल सकते हैं? दुआ ने मन ही मन कहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं सबको उसके और शौर्य के बारे में पता न चल जाए। शौर्य ने सबकी घूरती नज़रों को देखकर कहा, जो एक बार दुआ को किडनैप कर सकते हैं, क्या गारंटी है कि वो दोबारा दुआ को किडनैप नहीं करेंगे? शौर्य की बात में पॉइंट था। शौर्य दुआ को अपने पास रखना चाहता था, पर इसके लिए उसे दुआ के पेरेंट्स की परमिशन चाहिए थी। शौर्य जानबूझकर उनके दिमाग में साथ खेल रहा था और वो अपनी बातों से ऐसा जाल बना रहा था कि सब उसकी बात में उलझ गए और सबको उसकी बात माननी पड़ी। दोबारा किडनैप की बात सुनकर तो दुआ भी घबराने लगी थी। उसका शरीर कांपने लगा था। मन्नत ने जब दुआ को ऐसे कांपते देखा तो उसने तुरंत ही उसे चेयर पर बिठाया। असद भी दुआ की हालत देख रहे थे। वो भी दुआ के लिए परेशान थे, पर वो कैसे शौर्य की बातों को सहमति दे सकते थे? शौर्य अच्छे से समझ रहा था उन सबके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ आप सब क्या सोच रहे हैं। मैं दुआ को कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ वहाँ रह सकते हैं। शौर्य ने बड़ी ही शांति से अपनी बात उसके सामने रखी। पर वहाँ से उसका रेगुलर ऑफिस आना जाना नहीं हो पाएगा, मन्नत ने कहा। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप शौर्य पर भरोसा कर सकते हैं। वो दुआ का पूरा ख्याल रखेगा और दुआ उसके साथ अकेली थोड़ी ही ना रहेगी, पायल भी उसके साथ रहेगी। पायल शौर्य की बहन है, मीरा ने कहा। आप ये सब बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। बात भरोसे की नहीं है, बस दुआ को कभी खुद से दूर नहीं किया ना, इसलिए हम थोड़ा झिझक रहे थे, असद ने समझाते हुए कहा। शायद शौर्य खुश था। जैसे वो चाह रहा था वही हुआ। वो दुआ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, या दुआ को वो अब खुद प्रोटेक्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ अनमय आयशा के साथ कॉलेज आ गया था। कॉलेज पहुंचते ही आयशा बिना अनमय की तरफ देखे कार से निकली। वो कुछ कदम आगे ही गई थी कि तभी उसे मोहित मिल गया। मोहित ने आयशा को हक कर लिया। आयशा ने भी मोहित को गले से लगा लिया। अनमय अभी भी वही था। जब उसने आयशा को मोहित से गले लगे देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अनमय के हाथ स्टीयरिंग पे कस गए। अनमय ने घूरती नज़र पर एक बार फिर आयशा पर डाली।
और कार ड्राइव कर निकल गया। मोहित से अलग होकर आयशा ने एक बार पीछे देखा। अनमें जा चुका था। राज लिविंग रूम में बैठा पायल का वेट कर रहा था। राज को वहाँ इतनी सुबह बैठे देखकर रक्षित उसके सामने बैठते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। शौर्य का चमचा है तो जरूर शौर्य के काम से आया होगा। रक्षित के होठों पर जहरीली मुस्कान थी। उसकी शब्दों को कटाक्ष से वो राज को गुस्सा दिलाना चाहता था। राज ने उसकी बात को ऐसे इग्नोर किया मानो सुना ही ना हो। वो अपनी रिस्ट वॉच में देखने लगा। राज को रिएक्ट ना करते देखकर रक्षित ने फिर से कहा, ओह पेशेंस, तेरे लिए यही अच्छा है। तो सुनकर चुप रह और चुपचाप कुत्ते की तरह दुम हिला। रक्षित ने एक बार फिर उसके ऊपर कटाक्ष किया। राज ने अपनी बुद्धि बीच ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसका मन कर रहा था वो रक्षित का मुंह तोड़ दे, पर उसने खुद को रोका हुआ था तो शौर्य की वजह से। रक्षित उसे और परेशान करना चाहता था, पर इतने में पायल अपना बैग लेकर आ गई। पायल को नहीं पता था कि उसे राज लेने आया है, तो वह राज को देखकर चिढ़ गई। राज को देखकर पायल मुंह बनाकर चली गई। राज भी उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा, पर तभी उसकी नज़र रक्षित पर गई। रक्षित गंदी नज़रों से पायल को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी गंदे इरादों को बयां कर रही थी। रक्षित की नज़र पायल को नीचे से ऊपर तक उसके जिस्म का हर हिस्से को देख रही थी। राज का गुस्सा अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने रक्षित को घूरते हुए कहा, अपनी गंदी सोच और बेशर्म आंखों पर लगाम लगा, क्योंकि शौर्य को अगर इसकी भनक भी लगी ना, वो तेरी आंखें ही निकाल लेगा। रक्षित बेशर्मी की तरह हंसा और बोला, शौर्य को जब पता चलेगा, जब ये तू ये बता, तुझे कितनी मिर्ची लगी और क्यों लग रही है? क्या तेरा कुछ चल रहा है इसके साथ? चल बताना, कैसी है? तूने तो टेस्ट किया होगा। रक्षित ने जैसे ही ये कहा, राज ने उसकी कॉलर पकड़ी। तुझे मैं अपने हाथों से मारूं और तेरी ये जबान भी काट दूंगा, राज ने गुस्से से कहा। रक्षित ने अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो बेकार के ये सपने देखना बंद कर। हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। जितने दिन जीने हैं जी ले, क्योंकि बहुत जल्दी तू। राज ने जानबूझकर अपनी बात को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। राज की स्माइल रक्षित को चिढ़ा रही थी। राज बाहर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पायल खिड़की से बाहर देख रही थी। राज ने उसे एक नज़र देखा और कहा, सीट बेल्ट लगाओ। पायल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सीट बेल्ट लगाकर बाहर देखती रही। एक ब्लैक कार रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। वो रेस्टोरेंट ओपन रूफ रेस्टोरेंट था। सैम अपनी हाई हील से कैटवॉक करते हुए एक टेबल के पास आई और वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गई। उसने स्टाइल से अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा हटाया। सैम के सामने दो लड़कियां और बैठी थीं। वो दोनों ही सैम को गुस्से से घूर रही थीं। ऐसे क्यों देख रही हो तुम दोनों मुझे? तो और कैसे देखें हम तुम्हें? तुम्हारी बात मानकर हमने उसे रूम में बंद किया। पकड़े जाने पर हमने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया और हमें क्या मिला? शौर्य सर ने इस शहर के अलावा हमारा सरवाइव करना मुश्किल कर दिया है, आरती ने गुस्से से कहा। आरती की बात को जारी रखते हुए पूजा ने कहा, कोई भी कंपनी हमें जॉब नहीं दे रही है, ऐसे हमें हम क्या करें? कहाँ जाएं? बिना जॉब के हम सरवाइव कैसे करेंगे? तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, सैम ने कहा। कौन सी बात माननी होगी हमें? तुम्हारी, दोनों ने एक साथ कहा। तुम दोनों मुंबई चली जाओ। मैंने अपने अंकल से बात कर ली है, वो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे और ये है 10 लाख का चेक, मेरा नाम शौर्य के सामने ना लेने का इनाम। सैम की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यह ऑफ़र अच्छा लग रहा था क्योंकि शौर्य ने सैम का ऑफ़र एक्सेप्ट करने के अलावा उनके सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था। वो लड़कियां थीं, इसलिए शौर्य ने कोई फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें छोड़ दिया था। वो ये बात अच्छे से जानती थी। ठीक है, हम तुम्हारा ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने चेक लेते हुए कहा। अच्छा डिसीज़न है, अब जल्दी ही दिल्ली छोड़ दो।
सैम अपनी बात खत्म कर आंखों पर चश्मा लगाकर चली गई। दूसरी तरफ दुआ अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद बहुत खुश थी। उसकी यह खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। शौर्य ड्राइव करते हुए बीच बीच में दुआ को एक नज़र देख लेता। उसी टाइम शौर्य का फ़ोन रिंग हुआ। शौर्य ने देखा अनमय उसे कॉल कर रहा है। शौर्य ने कान पर ब्लूटूथ लगा था तो उसने कॉल रिसीव कर ली। कॉल के दूसरी तरफ से अनमय ने कहा, फाइनली इतनी खातिरदारी करवाने के बाद दोनों ने कुछ उगला है क्या? तिवारी और पांडे, इन दोनों के कहने पर ही उन्होंने दुआ का किडनैप किया था और उसके घर में आग लगाई। अनमय की बात सुनकर शौर्य ने कहा, ये दोनों जो भी हैं, जिसके भी आदमी हैं, मुझे चाहिए। मैंने अपने लोगों को इन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया है, अनमय ने कहा। ठीक है। बात खत्म करके शौर्य ने कॉल कट कर दिया। शौर्य ने जैसे ही कॉल कट किया, दुआ ने तेज आवाज़ में कहा, सर जल्दी कार रोकिए। दुआ की आवाज़ सुनकर शौर्य ने साइड में कार रोकी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शौर्य ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो तुमने कार रोकने के लिए क्यों कहा? वो पीछे एक टी स्टॉल है जहाँ कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। क्या? हमें वो चाय पीनी है, इतना मिस किया है उस चाय को हमने। दुआ ने बोलते हुए अपनी सीट बेल्ट निकाल दी थी। क्या तुम सच में ये चाय पीना चाहती हो? कितना अनहाइजेनिक है, ये तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, शौर्य ने मुंह बनाते हुए कहा। हम जानते हैं, हर अमीर इंसान को ऐसी चीज़ें अनहाइजीनिक ही लगती हैं, पर हमारा भरोसा कीजिए, आपने ऐसी चाय कभी नहीं पी होगी। जो टेस्ट इस चाय में है वो किसी 5 स्टार होटल की चाय में भी नहीं होगा। दुआ में चाय नहीं पीता, शौर्य ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। हम पीते हैं और हम जा रहे हैं अपने लिए चाय लेने। देखो, अगर तुम्हें ये चाय ही पीनी है तो मैं तुम्हें कहीं और से ले चलता हूँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। नहीं, हमें यही चाय पीनी है, हमें यही पसंद है, दुआ ने जिद करते हुए कहा। अपनी बात खत्म कर दुआ कार से निकल आई। दुआ को कार से निकलते देखकर शौर्य को भी रुकना पड़ा। भैया, एक चाय हमारे लिए भी, दुआ ने कहा और वहीं बेंच पर बैठ गई। दोनों तरफ जंगल और बीच में लंबी सड़क, जिसके एक किनारे पर एक छोटी सी चाय की दुकान। वो दुकान भी शायद वहाँ यही सोचकर बनाई होगी ताकि आने जाने वाले लोगों को थकान महसूस करने पर चाय पीकर अपनी थकान दूर कर सके। स्टॉल पर ज़्यादा लोग नहीं थे। एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 साल की होगी। एक दो लोग और थे जो चाय पीकर जाने लगे थे। दुकान में ही कुछ फ्लावर्स भी थे जिसे वो लोग चाय के साथ ही बेच रहे थे। दुआ को फील हुआ उसके बगल कोई बैठ गया है। उसने तिरछी नज़र से देखा तो शौर्य उसके ही पास बैठा है और उसे ही देख रहा था। किसी ने कहा था उन्हें चाय पसंद नहीं, तुम्हें चाय पसंद है और मुझे तुम। शौर्य की बातों पर दुआ ने उसकी तरफ देखा। बातें बनाना कोई आपसे सीखे मिस्टर SSR। दुआ ने जैसे ही ये कहा, वो छोटा लड़का दुआ के लिए चाय ले आया। आपकी चाय। दोनों ने आवाज़ सुनकर उस लड़के को देखा। शौर्य ने उसके हाथ से चाय ली। उसका नाम क्या है? दुआ ने पूछा। आदर्श, उस लड़के ने कहा। क्या आप स्कूल जाते हैं? शौर्य ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ स्कूल से आने के बाद पापा की हेल्प करता हूँ। आदर्श के कहे शब्द शौर्य के कान में गूंजने लगे। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य चलने लगे। शौर्य, ये क्या कर रहे हो? बेटा, वो फाइल टेबल पर रख दो, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है बेटा। नहीं पापा, मुझे इसे देखना है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अभी आप बहुत छोटे हो बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे तब पापा की हेल्प करना। नहीं, मुझे अभी आपकी हेल्प करनी है। सर सर सर, दुआ की आवाज़ सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें खोली और ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए बोला, हाँ, आप कुछ सोच रहे थे क्या? हम आपको कब से आवाज़ दे रहे थे? नहीं, बोलो क्या बात है? हमारे पास पैसे नहीं है चाय के पैसे देने के लिए, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा।
शौर्य दुआ की बात पर मुस्कुराया और अपना वॉलेट निकाला। शौर्य ने देखा उसके वॉलेट में सारे कार्ड हैं। वो इतना तो समझ गया था कि यहाँ कार्ड नहीं चलेगा। उसने अपना वॉलेट अच्छे से चेक किया। एक पिंक कॉलर का नोट तो था उसमें। शौर्य ने वो नोट उस लड़के को दे दिया। ये चाय तो सिर्फ 10 रुपए की है, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास चेंज नहीं है, आप ये रख लो। चेंज तो हमारे पास भी नहीं है। आपको चेंज नहीं देना, आप इसे रख सकते हैं, शौर्य ने कहा। दुआ चाय पीते हुए दोनों की बातें करते देखकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़के ने शौर्य से नोट लिया और अंदर जाकर रेड रोजेस का एक बड़ा बुके लाकर उसे बुके देने लगा। शौर्य ने बुके को देखकर कहा, ये किस लिए? ये भाभी के लिए है भैया। इस लड़के ने जैसे ही ये कहा, उसके बात सुनकर शौर्य के होठों पर तो स्माइल आ गई थी, पर दुआ वो जोर जोर से खांसने लगी। उसके लिए ये बात बिजली के हाई वोल्टेज झटके से कम नहीं थी। शौर्य ने दुआ को खांसते देखा और उसके सर को सहलाने लगा। दुआ, तुम ठीक हो? दुआ ने हाँ में सिर हिलाया। उसने चाय साइड में रख दी और दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। शौर्य ने चाय उठाई और उसे टेस्ट कर रहा। यू आर राइट, इसका टेस्ट रियली बहुत अमेजिंग है। आवाज़ सुनकर दुआ ने शौर्य की तरफ देखा। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी झूठी चाय थी, इसीलिए ही तो इतनी टेस्टी है, शौर्य ने दुआ की आंखों में देखकर कहा। दुआ उसे आंखें बड़ी किए देख रही थी। शौर्य ने वो बुके दुआ की तरफ बढ़ा दिया। रेड रोजेस दुआ को बहुत पसंद थे। वो भले उसके लिए कैसे मना कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए बुके ले लिया और प्यार से उसे छूते हुए देखने लगी। शौर्य चाय पीते हुए दुआ के चेहरे पर आए सारे एक्सप्रेशंस को देख रहा था। उसकी हंसी ऐसी थी कि देखने वाले को लगभग उसके अंदर झांकना पड़ता। तभी वहाँ के एक माहौल में तेज गर्मराहट वाली आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनकर दुआ के होठ उन लाल गुलाबों के जैसे खिल गए। उसने आंखें बंद कर चेहरा ऊपर कर देखा। एक बूंद उसके गाल पर आकर ठहर गई। शौर्य बस एकटक दुआ को बिना पल के झपकाए देख रहा था। दुआ की हर अदा उसका दिल धड़का रही थी। उसे बारिश की उस बूंद में भी जेलसी हो रही थी जिसने अभी अभी दुआ को छुआ था। तेज बारिश में दुआ आंखें बंद किए भीग रही थी और शौर्य उसे भीगते हुए देख रहा था। दुआ अपनी जगह से उठकर सड़क के बीच आ गई। शौर्य को वो रात याद आई जब दुआ ऐसे ही बारिश में भीग रही थी। उसका कितना मन कर रहा था वो दुआ के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले। साथ ही उसे दुआ और अरमान की बारिश में एक साथ डांस करना भी याद आ रहा था। वो याद करते ही शौर्य की मुट्ठियाँ बंद हो गईं। काले बादलों में ने आसमान को ढक लिया था। शाम को वो समय अब रात में तब्दील हो गया था। तेज बारिश की वजह से चाय वाले ने भी अपनी दुकान बंद कर ली थी। सुनसान सड़क पर अब सिर्फ वो दो लोग ही थे। ठंडी हवा जब दुआ को छू कर जाती उसका बदन सिहर उठता। शौर्य की आंखों के सामने अभी भी पिछली बारिश के नज़ारे चल रहे थे। वो चलते हुए दुआ के करीब आ गया। उसने एक झटके से दुआ के हाथ को से वो बुके ले लिया। शौर्य को ऐसा करते देख दुआ ने अपनी आंखें खोली। उसने सामने शौर्य की काली भूरी आंखें थीं जिसमें आग जल रही थी। दुआ को बारिश में भी अपने ऊपर शौर्य की नज़रों की गर्मी का एहसास हो रहा था। उसके होठों पर हंसी गायब हो गई। बारिश में भीगती दुआ शौर्य को अब डरी सहमी आंखों से देख रही थी। शौर्य ने दुआ की आंखों में देखते हुए उसे बुके से हवा में ऊपर उछाल दिया और वो सारे गुलाब बिखर गए और बारिश के साथ दोनों के ऊपर गुलाब के फूलों की ही बारिश होने लगी। शौर्य ने दुआ की कमर को अपने एक हाथ में पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। शौर्य की आंखों के सामने उस रात के नज़ारे थे जिन्हें अब शौर्य भुला देना चाहता था। वो आज की बारिश को दुआ और अपनी यादों से यादगार बना देना चाहता था। दुआ की आंखों में देखकर शौर्य ने कहा, तुम अब सिर्फ मेरी हो। अपनी बात खत्म करके शौर्य ने अपने होठ दुआ की गर्दन पर रख दिए। उसके गर्दन और कंधे को दीवानों की तरह चूमने लगा। दुआ के हाथ शौर्य की पीठ पर थे। दुआ अब शौर्य को पहले की तरह रजिस्ट नहीं कर पाती थी। उसे अब शौर्य को अब खुद के करीब आना बुरा नहीं लगता था। ऊपर से ये बारिश और शौर्य का उसे यूं इस तरह प्यार करना उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा
गया और जो प्यार करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं थी। दुआ के हाथ शौर की पीठ से होते हुए उसके गर्दन पर आ गए, जहाँ पर आते ही दुआ की पकड़ कस गई। उसके होठ अभी भी दुआ को छू रहे थे। उसके हाथ दुआ के कमर पर मूव कर रहे थे। जैसे ही शौर के हाथ उसकी कमर के ऊपर की तरफ आगे हो, दुआ ने शौर को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही शौर दुआ से अलग हो गया। उस तेज बारिश में दोनों अपनी आंखों को मुश्किल से खोल पा रही थी। उनकी सांसें तेज थी और धड़कनें बढ़ी हुई। दुआ ने एक नज़र शौर्य को देखा और कार की तरफ बढ़ गई। शौर्य दुआ को जाते हुए देखता रह गया। दुआ कार का डोर खोल पाती उससे पहले ही शौर्य ने दुआ का हाथ पकड़ उसे कार से सटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये सही नहीं। क्या सही नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो। हमारा एक दूसरे से इतने करीब आना सही नहीं है। दुआ की नज़रों चुराते हुए कहा, तुम मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। फिर कैसे मेरे तुम्हारे करीब आना गलत है? बोलो कैसे गलत है? शौर्य ने दुआ के दोनों बाहें पकड़ते हुए कहा। शौर्य के सवाल का दुआ के पास कोई जवाब नहीं था। दुआ की नज़रें झुकी हुई थी। एक हाथ में शौर्य ने दुआ के चेहरे को ऊपर कर रखा था। मेरी तरफ देखो दुआ, मेरी आंखों में देखो। शौर्य के बोलने पर दुआ ने झुकी पलकों को ऊपर उठाकर देखा। क्या तुम्हें इनमें अपने लिए प्यार नहीं दिखता? प्यार है, बहुत प्यार है, इसलिए ये सही नहीं है। कहाँ आप, कहाँ हम। आप एहसास हैं, आपके सामने हम कुछ भी नहीं। दुआ ने तेज़ आवाज़ से कहा। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, मुझे सिर्फ तुम चाहिए दुआ। शौर्य ने समझाते हुए कहा। पर हमें फ़र्क पड़ता है। हम नहीं, बाकी सबको भी फ़र्क पड़ेगा, फिर चाहे वो आपकी माँ हो या हमारे घर वाले। दुआ ने एक बार फिर तेज़ आवाज़ में कहा। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर तुम किस बात से डर रही हो? तुम्हारे पास मैं हूँ दुआ। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम मेरी हो, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी धड़कन पर, तुम्हारी रूह पर, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। शौर्य ने दुआ के बाहें पकड़कर उसकी आंखों में जुनूनियत के साथ देखते हुए कहा। अपनी बात खत्म कर शौर्य ने दुआ के चेहरे पर अपने हाथों को भर लिया। उसने अपने हाथों को दुआ के माथे पर सटा दिया। शौर्य की नाक दुआ के गाल को छू रही थी। उसने अपने होठों से दुआ के गाल छू कर कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना कभी। शौर्य के गुस्सा के साथ बारिश भी अब तेज़ हो गई थी। ठंडी हवाओं से दुआ का शरीर कांपने लगा था। शौर्य ने जब देखा दुआ कांप रही है तो उसने अपना कोट निकालकर पहना दिया। दुआ का चेहरा अभी भी शौर्य के हाथों में था। वो उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी, पर तेज़ बारिश की वजह के बाद उसकी पलकें झपक रही थी। दुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य ने उस चेहरे को देखा जो उसके सामने था। चांद से भी ज़्यादा सुंदर चेहरा, गुलाब का रंग और उन पतले होठों पर बिखरा हुआ था। वो शौर्य को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। शौर्य ने दो खूबसूरत कंची आंखों पर किस किया जो बंद थी। गाल पर सजे उस तिल को अपने होठों से छुआ जो दुआ को सबकी बुरी नज़र से बचाते थे। अब उसके होठ उन होठों पर आकर ठहर गए जो ठंड से कांप रहे थे। शौर्य के होठों की गर्मी जैसे ही उसने अपने होठों पर फील हुई, दुआ ने अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। शौर्य उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। वो धीरे धीरे कब पैशनेट हो गया और पैशनेट से क्रेजीनेस हो गया, उसे पता ही नहीं चला। शौर्य दुआ को अपने भर में भरे उसे किस कर रहा था। शौर्य को फील हुआ दुआ की पकड़ उस पर ढीली हो गई है। तभी दुआ के दोनों हाथ एकदम से नीचे लटक गए। शौर्य दुआ से अलग हुआ। दुआ को सफ़ेद चेहरा पहले से और ज़्यादा सफ़ेद हो रहा था। शौर्य ने एक हाथ से दुआ को गाल थपथपाए, पर दुआ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दुआ शौर्य की बाहों में बेहोश हो गई थी। शौर्य ने दुआ को भीगे जिस्म को देखा। उसकी बाहों में निढाल पड़ा था। उसके कपड़े उसकी जिस्म से चिपक चुके थे, जिसमें उसका फिगर अच्छे से शो रहा था। शौर्य ने दुआ को अपनी बाहों में उठाया
और उसे कार में अंदर बैठा दिया। शौर्य दूसरी साइड से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सीट बेल्ट लगने के लिए शौर्य दुआ के ऊपर झुका। उसकी आंखें बंद थीं और बारिश की बूंदें अभी भी दुआ के चेहरे पर थीं। उसके चेहरे पर शौर्य की तरफ झुका हुआ था। शौर्य ने दुआ की सीट बेल्ट लगाई और दुआ को सर से उठा लिया। वो फास्ट ड्राइव कर कुछ ही मिनटों में विला पहुंच गया। दुआ को अपनी बाहों में लिए शौर्य अपने रूम में आ गया। बेड पर लेटाकर शौर्य ने एक नज़र दुआ को देखा। उसके गीले कपड़े और उसके लंबे बाल उसके शरीर से चिपके हुए थे। अगर दुआ के कपड़े जल्दी नहीं बदले गए तो उसे ठंड लग जाएगी। वैसे ही पूरी बॉडी बारिश की भीगने की वजह से ठंडी हो गई है। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। उसने अपनी जेब में फ़ोन निकाला और राज को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव होते ही शौर्य ने कहा, तुम कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में? दूसरी तरफ राज ने ट्रैफिक को देखते हुए कहा, अभी कुछ भी नहीं कह सकता, बहुत ट्रैफिक है, 1-2 घंटे लग सकते हैं। राज ने अनुमान लगाते हुए कहा। ठीक है। बात खत्म कर शौर्य ने कॉल कट किया। विला में कोई नहीं था उसके और दुआ के अलावा। शौर्य ने कुछ सोचते हुए सारी डोर विंडो क्लोज कर दिए और कॉटन कर्टेन लगा दिए। कबर्ड से अपनी एक टी शर्ट निकाली और दुआ के पास आ गया और उसे देखने लगा। शौर्य क्या सोच रहा है? यू हैव टू डू दिस, वरना उसकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगी, शौर्य ने खुद से कहा। शौर्य ने दुआ की तरफ हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ कांप रहे थे। दुआ अगर होश में होती तो शायद शौर्य एक बार भी उसके करीब जाने से पहले नहीं घबराता, पर दुआ बेहोश थी और यही चीज़ शौर्य को नर्वसनेस फील करवा रही थी। शौर्य ने हाथ पीछे खींचे और रूम की उस आखिरी लाइट को भी बुझा दिया जो कमरे में हल्की रोशनी बिखेरने लगी। अब पूरे रूम में अंधेरा पसरा हुआ था। शौर्य ने दिन को रात में बदल दिया था। दुआ के पास आकर उसने अंदाजे से ही उसे छूते हुए दुआ से कहा, आई एम सॉरी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है दुआ। बोलते हुए शौर्य ने दुआ के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और उसे पलट दिया। शौर्य के हाथ ड्रेस की जिप तक पहुंचे हुए दुआ को कोई बार छू गए थे। शौर्य ने आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए एक बार ही में जिप खोल दिया। उसके कंधे पर उसकी ड्रेस को सरका दिया और उसे अपनी शर्ट पहना दी। शर्ट का लास्ट बटन क्लोज करते हुए शौर्य ने अपनी आंखें खोली। ड्रेस चेंज करने के दरमियान शौर्य ने अपने हाथ ने दुआ के शरीर को कई जगह छुआ, जहाँ छूते ही शौर्य को अजीब सा एहसास होने लगता और वो अपनी आंखों भी भींच लेता और मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता। शौर्य ने लाइट ऑन की और दुआ को देखा जो अभी भी बेहोश थी। उसने टॉवल लिया और दुआ के बालों को पानी को साफ किया। उसने कपड़े लेकर शौर्य को चेंज करने चला गया। इधर बिन मौसम बरसात की वजह से ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ गया। रात सुबह का निकला हुआ और अब आते आते उसे शाम हो गई थी। उसने खाना भी नहीं खाया था तो उसे भूख भी लग रही थी। राज ने पायल की तरफ तिरछी नज़रों से देखा जो बुक पढ़ रही थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? राज ने पूछा। पायल ने कुछ नहीं कहा। राज ने फिर एक बार पायल से कुछ नहीं कहा। पायल का इस तरह उसे इग्नोर करना राज को गुस्सा दिला रहा था। उसने गुस्से से पायल का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों जवाब दूँ मैं तुम्हें? और क्यों कहूँ तुमसे कि मुझे भी भूख लगी है? कुछ लाने के लिए कहा तुमसे तो तुमने तो मुझे फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी कर दोगे और मैं तुम्हें ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहती कि तुम मुझे फिर से किस करो। पायल अपनी बात खत्म करते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। राज पायल की बात सुनकर शॉक रह गया, पर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगा। पायल की बातें ही इतनी बचकानी थी कि राज खुद को स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। कहीं मैं इसे किस कर दूं, इसलिए इतनी देर से चुपचाप भूखी बैठी है। सिली गर्ल। राज ने कट लेकर कार साइड से पार की। सीट बेल्ट हटाते हुए राज ने कहा, जब तक ये ट्रैफिक क्लियर होता है चलो हम कुछ खा कर आते हैं। राज की बात सुनकर भी पायल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मत जाओ, रहो तुम यहीं, मुझे भूख लगी है, मैं तो जा रहा हूँ कुछ खाने, राज ने कहा। उधर कार से बाहर आ गया।
पायल ने जब देखा राज कार से निकल गया है तो वो भी जल्दी जल्दी से निकल और राज के पीछे पीछे चलने लगी। राज ने तिरछी नज़रों से पायल को कार से निकलते हुए देखा। वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ गया। एक टेबल के पास जाकर राज चेयर पीछे कर आराम से बैठ गया। पायल उसके सामने बैठते हुए मेन्यू कार्ड देखने लगी। पायल का सारा ध्यान मेन्यू कार्ड पढ़ने पे था, तो वहीं पायल के सामने बैठा राज उसे देख रहा था। उसकी आंखें पायल के चेहरे के एक्सप्लोर कर रही थीं। गोल से चेहरे पर दो बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनके ऊपर घनी पलकों का घेरा था। छोटी सी नाक, जिस पर अभी भी थोड़ा गुस्सा था। दो पतले सॉफ्ट हार्ट शेप के होठ, जिसे इस वक्त हिल रहे थे मेन्यू कार्ड पढ़ते हुए। राज उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन खुद से कहा, खूबसूरत जंगली बिल्ली। पायल ने मेन्यू कार्ड देखकर राज की तरफ देखा। राज ने कार्ड लिया और उसे एक नज़र देखकर बंद कर दिया। क्या इसने इतनी जल्दी अपने लिए डिसीजन सिलेक्ट कर ली? पायल ने मन ही मन खुद से कहा। दोनों ने वेटर को अपना अपना ऑर्डर दिया और खाने का वेट करने लगे। इधर शौर्य जब चेंज करके बाहर आया तो उसने सबसे पहले दुआ का फीवर चेक किया, पर उसे फीवर नहीं था, बल्कि उसका पूरा शरीर ठंडा था। शौर्य ने दुआ की कलाई पकड़ी, उसकी नब्ज चेक कर दी। उसकी हार्ट बीट स्लो थी। शौर्य ने हीटर ऑन किया और दुआ के हाथ और पैरों को लेकर उसे रब करने लगा। शौर्य ने ऐसे ही दुआ को हाथ पैरों को रब करी, उसकी बॉडी भी गर्म किया। शरीर में गर्माहट आते ही वो धीरे से कसमसाई। उसे हिलता देखकर शौर्य को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अब वो सुकून में सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर शौर्य बालकनी में आ गया। उसने सिगरेट होठों के बीच रखी और उसको कष्ट लेते हुए बाहर देखने लगा। शौर्य के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे कुछ सोच रहा है। अपनी सिगरेट खत्म कर शौर्य रूम में आया और अपनी सोती हुई दुआ को एक नज़र देखकर बाहर चला गया। शौर्य स्टडी रूम में गया और चेयर के पीछे कर बैठ गया। उसने लैपटॉप को ऑन करते हुए उसने वो पेन ड्राइव को असद से जो ली थी उसे लैपटॉप में लगाया। अभी शौर्य उस पेन ड्राइव को चेक करता, तभी अनमय वहाँ आ गया। अनमय शौर्य के सामने बैठा ही बोला, पता नहीं किस बिल में घुसा बैठा है ये तिवारी और पांडे। अनमय की बातें सुनकर शौर्य ने कहा, अपने आदमियों से कहो उसे ढूंढते रहें। वो दोनों उस आदमी को ढूंढने में एक छोटी कड़ी है जो खुद को हजारों पर्दों के पीछे छुपाए बैठा है। अनमय शौर्य की बात से सहमत था। शौर्य पेन ड्राइव की फाइल तो ओपन कर रहा था जो ओपन नहीं हो रही थी। शौर्य ने टेबल पर अपना हाथ पटकते कहा, डैम, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। क्या? शौर्य की बातें अनमय को समझ नहीं आई, इसलिए उसने पूछा। शौर्य ने अनमय को सब बता दिया। अनमय ने लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया और उसे फाइल को ओपन करने की कोशिश करने लगा। थक हार कर अनमय ने कहा, ये फाइल बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगी, पर इसमें ऐसा क्या है, यही तो पता करना है। शौर्य ने कहा। अनमय कुछ सोचने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, वो दो लोग जिससे हमें आदमी उठा लाए थे वो अथर्व के आदमी थे। अथर्व ने उन्हें भेजा था दुआ के घर पर नज़र रखने के लिए। अनमय की बात सुनकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली। दूसरी तरफ अव्यांश पुलिस स्टेशन में था। उसके साथ उसका मैनेजर रोनित और उसका लॉयर भी था। अव्यांश कमिश्नर से बात कर रहा था, तभी एक फीमेल कांस्टेबल एक लड़की को अपने साथ लेकर आई। अव्यांश उस लड़की को देखकर धीरे से मुस्कुराया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिष्का फॉर योर फ्रीडम। क्यों कर रहे हैं तुम मेरी मदद? कनिष्का ने कहा। अव्यांश उसे बात करते हुए चेयर से उठकर उसके पास आ गया। अव्यांश ने धीरे से कनिष्का के कान में कहा, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ से चले। फिर पीछे पलटकर कमिश्नर को देखा और बोला, क्या अब हम जा सकते हैं? श्योर सर। अव्यांश अपने लॉयर और असिस्टेंट के साथ कनिष्का को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। कनिष्का अव्यांश के साथ उसके कार में बैठ गई। अब बताओ, क्या निकलवाया तुमने मुझे? क्यों निकलवाया तुमने मुझे जेल से? अरे अभी अभी तो तुम आज़ाद हुई हो, पहले थोड़ा इस आज़ादी के मज़े ले लो। मुझे सच बताओ अव्यांश, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। 1 साल तक मैंने तुम्हें डेट किया। तुम बिना मतलब के कभी किसी की मदद नहीं करते। तुम मुझे बाहर निकालने के लिए पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई मकसद ज़रूर है।
ऑफ कोर्स है बेबी, मैंने कब इस बात से इनकार किया। बोलते हुए वंश कनिष्का के करीब हो गया। उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखे उसे किस करने लगा। कनिष्का भी अव्यांश का पूरा साथ दे रही थी। इधर शौर्य वापस अपने रूम में गया तो देखा वहाँ दुआ उठ चुकी थी और मिरर के सामने खड़ी खुद को कंफ्यूज में देख रही थी। वो शौर्य की शर्ट में उसे पहनी थी और उसमें डूब हुई थी। शौर्य दुआ को ऐसे परेशान होते हुए देखकर स्माइल करने लगा। और इसी के साथ राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।